हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यार ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। स्टार्टिंग करी थी हमने मैनुअल डेटा एंट्री से, फिर मैनुअल डेटा एंट्री से हम चले थे फाइल सिस्टम पे। हमने देखा कि क्यों हमें फाइल सिस्टम की जरूरत पड़ी और उसमें भी कुछ कमी थी, तो फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आ गए थे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिस्कशन पे हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह देखी, सब कुछ देखा। साथ में हम एक मॉडल की तरफ चले थे, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें से एक मॉडल हम यूज करते हैं इंप्लीमेंटेशन पे, दैट इज रिलेशनल। तो हम RDBMS की तरफ चले थे और उसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। मतलब हम उसके ऊपर सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, सारे कंसेप्ट्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज क्या फॉलो होनी चाहिए, एक RDBMS अगर कोई है तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या फॉलो होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इवन इससे पहले हम सारी कीज वगैरह भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कीज का, तो वो सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हम इवन ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन से बहुत फेमस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसमें से हमें किस पे फोकस करना और क्या हम उठाने वाले, क्या हम यूज करने वाले, ये सब चीजें भी हम देख चुके हैं। तो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियोस देख के आइए, उससे आपको काफी हद तक आइडिया पड़ेगा। बिकॉज वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझ में आएगा। मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर है, आपको कीज क्लियर है। फॉरेन की जो मैंने वहां पे पढ़ाई थी, कीज के कंसेप्ट में फॉरेन की जो पढ़ाई थी, उसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल के तरीके से यूज करूंगा समझाने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी आपने तो वो वीडियोस देख के आइए, उससे आपको क्लियर कट आइडिया पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या हम पढ़ना चाह रहे हैं, क्या हम समझना चाह रहे हैं। इवन जब मैंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ाए थे तब उसमें यह भी बताया था कि किसको हम पिक करने वाले हैं, दैट इज माई सीक्वल, जो हम पिक करने वाले हैं आगे पढ़ने के लिए। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है सीक्वल, जिसमें आपको सीक्वल क्वेरीज वगैरह के बारे में पढ़ना है, सीक्वल के बारे में सब कुछ पढ़ना है, तो उसमें हम कौन सा यूज करने वाले, माई सीक्वल यूज करने वाले, RDBMS। तो क्यों यूज करने वाले हैं, क्या रीजन है वो सबका, वो सब भी हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो वीडियोस देख के उससे चीजें क्लियर होंगी। बिकॉज ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये हमारा क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का 8th चैप्टर चल रहा है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। इससे पहले, इसी से रिलेटेड इससे पहले टॉपिक्स है, वो सब इंटरलिंक्ड है। अगर आपने वो नहीं देखे तो देख के आइए, चीजें क्लियर होंगी, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। विद दैट सेड हम चलिए शुरू करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो सबसे पहले यार देखो, ये पढ़ने से पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। सबसे पहले तो वर्ड इंटीग्रिटी समझते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रिटी। इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में एक वर्ड है इंटीग्रिटी। इस इंटीग्रिटी का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रिटी का बहुत सिंपल सा मतलब होता है सेम रहना, ठीक है। सेम या फिर सेम एक चीज जहां पे एक है वहां दूसरी हर जगह पे एक ही चीज की वैल्यू सेम एग्जिस्ट करना। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। इंटीग्रिटी समझने से पहले इंटीग्रिटी क्या नहीं है, मतलब मार्केट में क्या चीज इंटीग्रिटी नहीं है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या नहीं है वो समझते हैं, फिर इंटीग्रिटी क्या है वो समझिए, ठीक है। तो जैसे कि सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, है ना। सपोज आपको एक लैपटॉप परचेज करना है, कोई भी लैपटॉप अपने दिमाग में सोच लीजिए जो भी आपको परचेज करना है। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं मैकबुक प्रो का, है ना। सपोज आपको मैकबुक प्रो परचेज करना है। नाउ यू नो द मॉडल कि हाँ मुझे इस मॉडल को परचेज करना है ना। ये इसके स्पेसिफिकेशंस होंगे, इस स्पेक्स के, मुझे ये लैपटॉप परचेज करना है। आई थिंक यू आर क्लियर विद दैट, राइट। आपने वो चीज एक बार दिमाग में सेटल कर ली। अब क्या करते हो आप, है ना, एक बार सेटल करने के बाद आप मार्केट में जाते हो और उसके रेट्स पता करते हो, ठीक है। आप हो सकता है अपने लोकल शॉप्स पे जाओ, है ना, जो आसपास आपके लोकल शॉप्स है, या फिर फेमस मर्चेंट्स जो आपके आसपास उन पे जाओ, है ना। तो उन पे जाके आपने रेट्स पता किए एक पर्टिकुलर मॉडल के, है ना, जो भी लैपटॉप आपको परचेज करना है उस मॉडल के पर्टिकुलर स्पेक्स के आपने रेट पता किए हर शॉप पे, ठीक है। उसके बाद आप घर पे आए, आपने क्या किया, आपने Amazon खोला, Amazon पे रेट चेक किया उसके क्या है, सेम स्पेक्स के। फिर आपने फ्लिपकार्ट खोला, फ्लिपकार्ट पे चेक किए सेम स्पेक्स के, सेम लैपटॉप के प्राइस। जस्ट थिंक एंड टेल मी कि क्या वो जो प्राइस आप चेक कर रहे हो लैपटॉप के, क्या हर जगह सेम है? थिंक, है ना, टेक योर टाइम, थिंक ऑन इट। रैंडमली आंसर नहीं करना, थिंक ऑन इट कि क्या सेम रहेंगे। यस, यू गॉट दैट राइट, वो सेम नहीं रहेंगे, राइट। तो इस चीज को, मतलब एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डेटा अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंट डेटा है, डिफरेंट वैल्यू है। इस चीज को कहते हैं भाई इंटीग्रिटी। इस चीज को क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन ना होना। इंटीग्रिटी मेंटेन ना होना, तो इंटीग्रिटी मतलब सेम रहना, और इंटीग्रिटी मेंटेन ना होना मतलब वैल्यू डिफर होना,
है ना। अब जैसे सपोज मैं अगर चलो ये तो हो गई मर्चेंट्स की बात, अगर मैं यही बात कहूं अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है, सपोज आप Amazon पे एक पर्टिकुलर वही उसी लैपटॉप के मॉडल के रेट्स चेक कर रहे हो, अब वही प्राइस Amazon की बात कर रहा हूं, वही प्राइस Amazon पे ही हो सकता है एक समय पे कुछ हो, बाकी समय पे कुछ और हो। मतलब सपोज जैसे कि कोई रिपब्लिक डे सेल चल रही हो, दिवाली सेल चल रही हो, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही हो, है ना, या कोई प्राइम मेंबर सेल चल रही हो, कुछ भी है ना, प्राइम डे सेल चल रही हो, ऐसी कुछ, तो क्या होगा, इन ही लैपटॉप्स के प्राइसेस डिफर कर जाएंगे, ठीक है, इसी पीस के एक पर्टिकुलर मॉडल के ही, पर्टिकुलर स्पेक्स के ही, सेम चीज के प्राइस डिफर कर जाएंगे, अलग अलग पीरियड में प्राइस अलग अलग होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे, सेम नहीं रहेंगे। दैट यू हैव रियलाइज, दैट यू हैव सीन, राइट, ये चीज आपने देखी हुई है, ये चीज आपने रियलाइज करी हुई है, बट यू डोंट नो द वर्ड। इस चीज को कहते हैं इंटीग्रिटी मेंटेन ना करना, इंटीग्रिटी मेंटेन ना करना, वैल्यू डिफर करना, वैल्यू सेम ना रहना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया कि इंटीग्रिटी क्या नहीं होती है। अब इंटीग्रिटी क्या होती है ये एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। अब सपोज आप एग्जांपल या फिर आप ये चीज सोचिए कि आप अपने स्कूल में हैं, राइट, आप अपने स्कूल में हैं और आपके स्कूल में डेफिनेटली हर बच्चे को कोई ना कोई रोल नंबर होगा, राइट, हर किसी बच्चे का एक रोल नंबर होगा, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि वो एक बच्चे का जो भी रोल नंबर है, क्या ऐसा है कि हर टीचर को वो रोल नंबर अलग अलग पता होगा? क्या अगर आप अपने मैथ्स टीचर के पास जाते हैं तो वो ये कहेंगे इस बच्चे का रोल नंबर ये है, फिर उसके बाद अपने सपोज साइंस टीचर के पास जाते हो आप, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये रोल नंबर नहीं, ये रोल नंबर है, दूसरा कोई रोल नंबर है, कैसा होगा? या फिर सपोज आप उसी बच्चे का डेटा चेक करने जाते हो लाइब्रेरी में, तो क्या लाइब्रेरी में उनका रोल नंबर अलग एग्जिस्ट करेगा? या सपोज आप अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो वहां पे जो रोल नंबर रजिस्टर्ड है वो अलग होगा क्या? जस्ट थिंक कि क्या वो रोल नंबर अलग होगा? नहीं ना भाई, नहीं होगा ना, अलग, सेम होगा ना। तो वही कि एक बच्चे का जो रोल नंबर है वो हर जगह सेम है, इस चीज को कहते हैं भाई इंटीग्रिटी मेंटेन करना। इस चीज को क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी मेंटेन करना। तो इंटीग्रिटी समझ में आ गया कि इंटीग्रिटी क्या? इंटीग्रिटी मतलब वैल्यू सेम मेंटेन करना। अब व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब जब हम दो टेबल्स को लिंक कर दें। अब रिलेशनशिप में या आरडीबीएमएस में सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिलेशन, मतलब रिलेशन मेंटेन करना दो टेबल्स के बीच में। सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक और टेबल है आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों टेबल के बीच में आपको रिलेशन मेंटेन करना है, तो आप क्या यूज करते हो? फॉरेन की का यूज करते हो, ठीक है। एक टेबल में फॉरेन की डालते हो, एक में प्राइमरी की डालते हो और इनको लिंक कर देते हो इस तरीके से, राइट। इस तरीके से ये फॉरेन की और प्राइमरी की क्या हो जाते हैं? लिंक हो जाते हैं, राइट। अब ये जो आपने रेफरेंस दिया है, रेफरेंस किया है, ठीक है, इसी टर्म्स में हमने वर्ड भी बनाया था रेफरेंसिंग और रेफरेंस्ड, राइट। तो रेफरेंस जो आप कर रहे हो इसमें इंटीग्रिटी मेंटेन करना, मतलब क्या कि इन दोनों टेबल्स में इंटीग्रिटी मेंटेन करना, रेफरेंस्ड टेबल्स में इंटीग्रिटी मेंटेन करना, मतलब जो डेटा यहां एग्जिस्ट करता है वही डेटा यहां एग्जिस्ट करे, डिफरेंस ना आए, है ना, मतलब डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट ना करे। इस चीज को कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। समझ में आया वर्ड का मतलब? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि है ही, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। तो क्या है भाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? एक सिस्टम है रूल्स का। क्या है? सिस्टम है रूल्स का दैट आर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस टू इंश्योर। तो ये एक रूल्स का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रूल्स है जो डीबीएमएस यूज करता है, क्या इंश्योर करने के लिए? वो देखिएगा, टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप्स बिटवीन रिकॉर्ड्स, दैट रिलेशनशिप्स बिटवीन, तो जो रिलेशनशिप है किनके बीच में? बिटवीन रिकॉर्ड्स। तो जो आप रिकॉर्ड, जो डेटा एंट्री कर रहे हो ना, उन डेटा के बीच में, रिलेटेड टेबल्स में जो रिलेशनशिप है वो वैलिड रहे। अब वो वैलिड कब रहेगी? तो भाई वो वैलिड तब रहेगी जब यूजर्स उसको एक्सीडेंटली ना तो डिलीट कर पाए ना उसे चेंज कर पाए। जैसे कि सपोज हो सकता है एक ही डेटा की वैल्यू अलग हो जाए, तो चेंज करना आपको समझ में आ गया कि एक ही डेटा की वैल्यू यहां पे कुछ है, वहां पे कुछ है, सपोज मतलब अलग अलग जगह वैल्यूज डिफरेंट है। दूसरा एग्जिस्ट ना करना, जैसे कि सपोज आप अपने स्कूल का एग्जांपल लो, आपके स्कूल में हो सकता है सपोज दो डेटा मेंटेन किया जाता हो, एक कि एक पर्टिकुलर स्कूल में कि कितने बच्चे एडमिटेड हैं, है ना, या किस किस क्लास में एडमिटेड हैं वो, ठीक है। तो बच्चों का नाम, उनकी गार्जियन का डिटेल वगैरह, रोल नंबर वगैरह, और वो किस क्लास में एडमिटेड है। फिर उसके बाद उन्होंने उस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है,
जैसे आपने सपोज 11-12 से बेसिकली कोई सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा, राइट? तो सब आपने एडमिशन लिया एक बच्चे ने और उसने सब्जेक्ट ऑप्ट किया, दो अलग अलग डेटा है। अब हो सकता है कि एक जगह पे एक बच्चे ने कोई सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है बट स्कूल में उसका एडमिशन ही नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। पर ये हो सकता है अगर कोई बाय चांस एक्सीडेंटली डिलीट कर दे उसका एडमिशन वाला डेटा। एक बच्चे जिसने एडमिशन लिया, उसने एक सब्जेक्ट ऑप्ट किया, सपोज पीसीएम ऑप्ट किया, ठीक है, एडमिशन लिया, पीसीएम ऑप्ट किया, ठीक है। अब वो पीसीएम पढ़ तो रहा है बट बाय डिफॉल्ट मतलब सही बाय चांस किसी ने एक्सीडेंटली उसका डेटा डिलीट कर दिया इस टेबल में से, एडमिशन वाले में से, तो इस सिचुएशन में आ जाती है प्रॉब्लम। तो इस चीज को बचाने के लिए कुछ सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जो डीबीएमएस फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, अब ये जो है ना डीबीएमएस खुद यूज करता है, ठीक है, इवन आप भी सेटअप कर सकते हो। तो कभी भी आप ऐसा चीज करने की कोशिश करोगे तो डीबीएमएस आपको ये प्रॉब्लम दे देगा कि दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट पॉसिबल, इसमें एरर आ रहा है। तो ये सब चीजें ये प्रोवाइड कर देता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद से, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, व्हिच इज दिस वन। तो ये हमने एग्जांपल पहले भी देखा हुआ है। कौन सा एग्जांपल है? तो यार हमने एक स्टूडेंट अटेंडेंस, हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, मतलब हमें स्कूल का अटेंडेंस मेंटेन करना था, है ना, अटेंडेंस डिटेल्स मेंटेन करनी थी। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। तो ये हम बहुत स्टार्टिंग से एग्जांपल लेते आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, वीडियोस देखते आओगे तो एग्जांपल क्लियर रहेगा स्टार्टिंग से। हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं इस एग्जांपल को, अब भी उसी को यूज करने वाले हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास दो टेबल है ना, सेम उस अटेंडेंस में तीन थी बट मैंने दो उठाई है, वैसे स्टूडेंट टेबल और गार्जियन टेबल। अटेंडेंस वाली टेबल हटा दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल और गार्जियन टेबल उठाई है। अब इन दोनों में रेफरेंस एग्जिस्ट करता है, इन दोनों में लिंक एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? तो ये दोनों टेबल लिंक्ड है विद दिस GUID, है ना, गार्जियन आईडी से ये दोनों क्या है, टेबल्स लिंक्ड है। GUID से ये दोनों टेबल्स क्या है, लिंक्ड है, राइट। इसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये भी समझाया था कि स्टूडेंट टेबल जो रेफरेंसिंग टेबल है उसको हम कहते हैं फॉरेन रिलेशन, ठीक है, जिसमें फॉरेन की एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं फॉरेन रिलेशन, और जिसको ये लिंक कर रहा होता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस्ड, ठीक है। ये होता है प्राइमरी रिलेशन, जिसमें ये प्राइमरी की का काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो टेबल्स हो गए आपके पास जिनको हम यूज करने वाले हैं। अब आगे जो कुछ पॉइंट्स हैं हम इसी को एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले कंडीशंस फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए जो कंडीशंस फॉलो होने चाहिए वो हम देख रहे हैं। सो वी कैन सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। तो हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हम खुद भी सेट कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आगे देखेंगे, बल्कि आपके सिलेबस में ये सेट करना, तो वो हम देखेंगे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप खुद सेट कर सकते हो, बट ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। क्या? The matching fields from the primary table is a primary key or has a unique index। बहुत ध्यान से पढ़ना पॉइंट को। So the matching field, तो अब फील्ड एक तरीके से कॉलम्स है। तो जो दो टेबल जो रिलेटेड टेबल्स है उसमें जो मैचिंग फील्ड है, जो कॉमन फील्ड है ना, फ्रॉम द प्राइमरी टेबल। तो जो प्राइमरी टेबल से आपने वो जो कॉलम उठाया है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब प्राइमरी टेबल देखना, इसमें क्या है, सो प्राइमरी टेबल ये रहा, प्राइमरी रिलेशन या प्राइमरी टेबल कह लीजिए आप, है ना। तो प्राइमरी टेबल ये रहा, है ना। इसमें ऐसा रिलेशन, इसमें ऐसा कॉलम, ठीक है, ऐसा कॉलम जो लिंक कर रहा है, मतलब ऐसी फील्ड जो लिंक कर रही है, व्हिच इज दिस वन, GUID, ठीक है। अब ये GUID यहाँ पे प्राइमरी टेबल में क्या काम करना चाहिए, प्राइमरी की का काम करना चाहिए। अब ये इन्होंने सीधे सीधे प्राइमरी की कह दिया, बट प्राइमरी की के साथ काफी सारे कंसेप्ट्स आते हैं। क्या? अब क्योंकि ये प्राइमरी की है तो यहाँ पे एक तो डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, कि वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्राइमरी की कंसेप्ट में यहाँ हो सकती हैं, यहाँ हो सकती हैं, यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। यहाँ हो सकती है नल, यहाँ हो सकती है नल, बट यहाँ नल नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यूज नल भी नहीं होनी चाहिए, ना डुप्लीकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इज अ रिलेटेड फील्ड, द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। अब जिस फील्ड को आप रिलेट कर रहे हो, ठीक है, दोनों टेबल्स में जो रिलेटिंग फील्ड्स हैं, जिस फील्ड से आप रिलेट कर रहे हो, उनमें जो डेटा टाइप्स है वो सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे आप कोड लिख रहे हो सपोज न्यूमेरिक और यहाँ लिख रहे हो अल्फा न्यूमेरिक, सो दैट इज नॉट अलाउड, सेम रखनी वैल्यूज, ठीक है। Next point is, third point is, both tables belong to the same database. If the tables are linked tables, they must be of same database format, and we must open the database in which they are stored to set referential integrity. बहुत important point कि भाई जिन दो टेबल में relationship established है,
जिन दो टेबल्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड है, इन दोनों ये दोनों टेबल्स सेम डेटाबेस से बिलोंग करनी चाहिए। मतलब ये दोनों टेबल्स क्या होनी चाहिए, सेम डेटाबेस की होनी चाहिए। ऐसा ना हो ये टेबल एक डेटाबेस की है, ये टेबल दूसरे डेटाबेस की, दैट इज नॉट अलाउड। दोनों ही टेबल्स क्या होनी चाहिए, सेम डेटाबेस की होनी चाहिए। Why is this important? क्योंकि भाई आगे आप ये देखोगे कि इससे प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए इन्होंने पहले ही कह दिया है कि कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट करते समय। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान के रखना है कि जब भी आप किसी भी टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट कर रहे हो तो वो सेम डेटाबेस की हो। ठीक है, अलग अलग डेटाबेस में लिंक्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा जैसे कि अभी हम अगर एग्जांपल ले, इस वाले एग्जांपल लें तो इसमें भी ये जो दोनों टेबल हैं ये सेम डेटाबेस से बिलोंग करती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये एक डेटाबेस का पार्ट है। ये हम स्टार्टिंग से एग्जांपल लेते आ रहे हैं जिसमें हमने एक डेटाबेस बनाया था, दैट वाज अटेंडेंस पूरा सिस्टम। ठीक है, अटेंडेंस सिस्टम बनाया था जिसमें एक्चुअली मेरे डेटाबेस का नाम याद नहीं, अटेंडेंस शीट था शायद, है ना, ऐसा कुछ था ना, है ना, अटेंडेंस से रिलेटेड था। उसमें हमने 3 टेबल्स बनाई थी, 3 रिलेशंस बनाई थी। एक था आपका स्टूडेंट टेबल, एक था आपका गार्जियन टेबल, एक था अटेंडेंस टेबल। 3 टेबल्स हमने उसके अंदर बनाई थी, राइट। तो अब यही तीनों टेबल्स क्या है, सेम डेटाबेस से बिलोंग करनी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि सेम डेटाबेस से बिलोंग करनी जरूरी है। सो बोथ द टेबल्स या बोथ टेबल्स बिलोंग टू द सेम डेटाबेस इफ द टेबल्स आर लिंक्ड टेबल्स। अगर लिंक्ड टेबल्स है तो सेम डेटाबेस से होनी चाहिए। दे मस्ट बी ऑफ सेम डेटाबेस फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट की होनी चाहिए। एंड वी मस्ट ओपन द डेटाबेस इन विच दे आर स्टोर्ड टू सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और हमें उस डेटाबेस को ओपन करके रखना है जिसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट करना है। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांट बी इन्फोर्स्ड फॉर लिंक्ड टेबल्स फ्रॉम डेटाबेसेस इन अदर फॉर्मेट्स। ठीक है, तो आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेटअप नहीं कर सकते टेबल्स में जो डिफरेंट फॉर्मेट्स है, मतलब जो अलग अलग डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, तो वो सेम डेटाबेस में होनी चाहिए अगर वो लिंक्ड है तो। लिंक्ड नहीं है तो वो एक अलग कंसेप्ट हो गया, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर लिंक्ड है तो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम डेटाबेस से होनी चाहिए। So these are the conditions which are necessary रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट करते समय। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट कर दिया आपने तो कुछ रूल्स फॉलो होंगे। ठीक है, सो रूल्स टू बी फॉलोड व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेट। सो व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स्ड वी मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल्स। तो ये कुछ रूल्स है जो हमें ऑब्जर्व करने हैं, मतलब ये कुछ होने चाहिए रूल्स अगर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपने इन्फोर्स करी है। पढ़ते हैं कि करके समझते हैं। We can't enter a value in the foreign key field of the related table that does not exist in the primary key of the primary table। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम क्या नहीं कर सकते, हम एंटर नहीं कर सकते वैल्यू फॉरेन की फील्ड में ऑफ द रिलेटेड टेबल। सो 2 रिलेटेड टेबल्स है, उसमें से एक टेबल फॉरेन टेबल है, उसमें जो फॉरेन की है वो आप उसमें वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल, जो प्राइमरी टेबल के प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल सी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे, देखो एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएंगी। एग्जाम्पल से अगर आप समझो तो सिचुएशन ये है कि ये 2 टेबल्स लिंक्ड है ना, इस कॉलम से, इस फील्ड से लिंक्ड है। ठीक है, ये फील्ड इस फॉरेन रिलेशन में फॉरेन की का काम कर रहा है, यहां प्राइमरी रिलेशन में प्राइमरी की का काम कर रहा है। तो आप यहां फॉरेन की में एक वैल्यू ऐसी इंसर्ट नहीं कर सकते जो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, आप ऐसी वैल्यू सेटअप नहीं कर सकते। सपोज आपने कर दिया, आपने कहा कि 7 रोल नंबर का कुछ डैश डैश नाम का बच्चा, डैश डैश डेट ऑफ बर्थ का, सपोज यहां पे कुछ सब मतलब ऑल 0 करके हम सपोज कोड बनाते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। अब ये जो हमने कोड बनाया है ये कोड यहां एग्जिस्ट नहीं करता सपोज, तो दिस इज नॉट अलाउड। क्यों भाई, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यार देखो आपने क्या कहा, आपने कहा इस टेबल में 7th रोल नंबर का ये नाम, ये डेट ऑफ बर्थ वाला बच्चा कि गार्जियन ये है, और ये गार्जियन की डिटेल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अलाउड। ऑल्दो इसका एक सोल्यूशन भी है, क्या आप यहाँ पे नल सेटअप कर सकते हो, आप यहां नल स्पेसिफाई कर सकते हो। मतलब आप ये कह सकते हो यार इनमें कुछ रिलेशन ही नहीं है, इस रिकॉर्ड में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, ये सब वैल्यू वैलिड है बट इसका जो गार्जियन है वो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस वजह से हम गार्जियन सेटअप नहीं कर रहे। समझ में आया, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आ गया, आई थिंक सो कंप्लीट करने के लिए यही होगा। ठीक है, हाउएवर वी कैन एंटर अ नल वैल्यू इन द फॉरेन की स्पेसिफाइंग दैट द रिकॉर्ड्स आर अनरिलेटेड। तो हम फॉरेन की में नल वैल्यू डाल सकते हैं ये स्पेसिफाई करते हुए कि वो रिलेटेड नहीं है, वो अनरिलेटेड। राइट, नाउ वी कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी की इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ रिलेटेड टेबल।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीट नहीं कर सकते एक रिकॉर्ड को प्राइमरी टेबल से इफ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन द रिलेटेड टेबल। तो अगर दो टेबल्स रिलेटेड है और एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो आप प्राइमरी टेबल से डिलीट नहीं कर सकते उस डेटा को, ठीक है। तो ये सब सिचुएशंस में ही एक्चुअली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं। मतलब जब आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेटअप करोगे तो ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे। मतलब देखो सिंपल सी कहानी वही आ जाएगी जो पहले हमने देखी। अगर सपोज मैं कहता हूं कि दो टेबल्स लिंक्ड है, सपोज ये दो टेबल्स लिंक्ड है, इसमें फर्स्ट कॉलम का हमने रिलेशन देखा कि रोल नंबर 1 का नाम अथर्व आहूजा है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये गार्जियन आईडी है और ये गार्जियन आईडी सेम यहां पर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनके गार्जियन का नाम वगैरह दे रखा है, फोन नंबर है, एड्रेस है सपोज। अब आपने क्या किया, आपने यहां से डिलीट कर दिया ये रिकॉर्ड, ठीक है, यहां से डिलीट कर दिया ये रिकॉर्ड। अब क्या होगा, अगेन वही सिचुएशन आ जाएगी कि आपने कहा, सपोज किसी ने भी सर्च किया रोल नंबर 1 का गार्जियन कौन है, ये कोड है। अब आप ये कोड यहां सर्च करने गए, ये कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। अब इसी चीज को बचाने के लिए पहला रूल दिया गया कि आप यहां एंट्री नहीं कर सकते जब तक वो यहां एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा रूल दिया गया कि आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते अगर वो लिंक्ड है और वो यहां एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड यहां पे एग्जिस्ट करता है जो लिंक्ड नहीं है, मतलब यहां एंट्री है, एक्स्ट्रा एंट्री है और यहां पे लिंक्ड नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर लिंक्ड है तो वो अलाउड नहीं है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे वार्निंग दे देगा कि नहीं यार ये चीज अलाउड नहीं है, ये जो आप कर रहे हो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। ये आपको दे देगा कौन, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि वी कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ रिलेटेड टेबल, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज वी कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सपोज अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों टेबल्स लिंक्ड हैं, इस कॉलम से लिंक्ड हैं, है ना, तो आप इस प्राइमरी टेबल के किसी भी प्राइमरी की को चेंज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो रिलेटेड ना हो। अगर रिलेटेड है, जैसे सपोज वही सेम एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि ये कोड और ये कोड रिलेटेड है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार इसका कोड आप उठा के कुछ भी चेंज करके रख दो, क्योंकि वही फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब मैं इस रोल नंबर का, इस नाम का गार्जियन आईडी ढूंढूंगा वो मुझे डेटाबेस में मिलेगा ही नहीं, या कुछ और मिल जाएगा, आपने किसी और का वो कोड डाल दिया तो कुछ और मिल जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम फेस होगी जो हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। मतलब जब हम कोई भी डेटा सर्च कर रहे हैं तो वो मिलना चाहिए, दैट इज आवर प्रायर टारगेट। तो उस चीज को बचाने के लिए हमने क्या रूल डाल दिया कि आप यहां प्राइमरी की को चेंज ही नहीं कर सकते अगर वो रिलेटेड है। रिलेटेड नहीं है तो आप प्राइमरी की को चेंज करो, बट हाँ प्राइमरी की के भी रूल्स फॉलो करना कि वो डिफरेंट होनी चाहिए वैल्यूज, ठीक है, बात साथ में नल नहीं होनी चाहिए। तो वो पॉइंट्स ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा आपको ये भी चीज देखनी है कि वो सेम ना रहे, मतलब सेम है अगर तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, मतलब अगर रिलेटेड है तो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, अगर रिलेटेड नहीं है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यार आपका लास्ट रूल जो आपको ध्यान रखना है। सो वी कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर उस रिकॉर्ड में लिंक्ड है चीजें तो आप प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो दीज आर सम रूल्स टू बी फॉलोड जब हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेटअप करते हैं। सो आई होप इसके साथ आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेटअप करने से पहले कुछ कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है, उसके बाद रूल्स जो फॉलो करने हैं। बाकी अभी जब हम सीक्वल पढ़ रहे होंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे होंगे जिसमें हम सीक्वल के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे आपके सिलेबस में कि कैसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेटअप करते हैं, ठीक है। तो वो आपको आगे आने वाली वीडियोज में मिलेगा, तो उसकी चिंता मत करिए। अभी आपको बस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझना था, ठीक है। तो पहले तो समझ में आना चाहिए कि यार रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता क्या है ये समझ में आ गया, तो आगे जब हम उसे सेटअप कर रहे होंगे ना तो वो चीजें हेल्प करेंगी आपको, वो चीजें समझ में आएंगी फिर जो हम सेटअप करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है वो समझ में आ गया। ऑल्दो अभी हमारा ये चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, मतलब हमने काफी सारी चीजें डिस्कशन कर ली है ना, सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बट अभी भी हमने एक चीज नहीं डिस्कस करी, दैट इज कि क्या इस चीज की कोई लिमिटेशन है। मतलब यार हर चीज कोई भी आप इस दुनिया में उठा लो, हर चीज का प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का होता है, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो ब्लाइंडली जो है एक ही चीज को लोग फॉलो कर रहे होते, राइट, बस ऐसा नहीं है। सिचुएशन क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी ऐसा है कि कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, या फिर
अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखना है या शिफ्ट करना है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम कवर करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यार इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। अच्छा, साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो जो लिमिटेशंस है वो बहुत बड़ी लिमिटेशंस नहीं है, छोटी सी लिमिटेशंस है जिसको आप मतलब जिसको आप ओवरकम कर सकते हो। अगर आप उसे ओवरकम कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प मिलेगी, आप उसको यूज करोगे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं उसके, ठीक है। मतलब फिर वही हो जाता है ना कि अब नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों है, पर उसमें से कौन किस पे भारी है उसकी बात होती है ना। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा उसी वीडियो में कि इसके एप्लीकेशंस क्या, लिमिटेशंस है, बहुत सारी लिमिटेशंस है, बट ओवरकमिंग दोज लिमिटेशंस काफ़ी सारी ऐसी फील्ड्स है जिसमें उसका यूज़ होता है। तो कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स है जिसमें इसका यूज़ होता है, या किस किस फॉर्म में किस किस टेबल्स को हम यूज़ करते हैं, है ना। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, और उसके साथ फिर यार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर हम रैप अप करेंगे उस वीडियो के साथ, और फिर बने रहिएगा मेरे साथ एक नए चैप्टर के लिए विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज सीक्वल, जिसमें हम सीखेंगे प्रैक्टिकल वर्क ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिएगा। अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इस वीडियो में इतना ही था जिसमें हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे अभी ये टॉपिक टू बी कंटिन्यूड है, बिकॉज इसका इंप्लीमेंटेशन हमें देखना है, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे, बट आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हमारी वेबसाइट है विच इज magnetbase.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbase.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज अ होम पेज। यहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करिए, क्लास 12 सेलेक्ट करिए, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो हम ऑफर करते हैं। इसमें से कंप्यूटर साइंस सर्च करिए, वॉचना पे क्लिक करिए, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जैसे कि यूट्यूब पे होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पे 3 बेनिफिट्स भी आपको। पहला क्या, पहला यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, एड्स वगैरह के फॉर्म में बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दूसरा यहाँ पे क्या, यहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तीसरा क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 वीडियोस देखनी हो फिर आपको चार्ज किया जाएगा पूरे कोर्स के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स यूट्यूब पे भी और यहाँ हमारे वेबसाइट पे भी। तो एक बार इसको विजिट करिए, फायदा उठाइए इसका। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, राइट। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, और अगर आपको लगता है कि आप हमसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।